हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और जो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उसके इंडेक्स क्वेश्चन हम देखेंगे और जो पेज नंबर 32 पे है ना वो वाले देखने वाले हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। तो कितना है? 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ही देखते जाओ साथ में। हमें बोला गया है कि 5.3, ये 6 लग जाता है ना, 5 ढंग से लिखते हैं। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब 5.3 ग्राम है क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम और उसने रिएक्ट किया है, मतलब रिएक्ट किया है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा कि 5.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट उसने रिएक्ट किया है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे ये क्या है? ये है रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं ना वो होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इनसे रिएक्शन के बाद बनते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट क्या बने थे? प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, तो प्रोडक्ट्स बने हैं 2.2 ग्राम 2.2 ग्राम ऑफ क्या? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। 0.9 ग्राम ऑफ क्या बना है? वाटर बना है। 0.9 ग्राम वाटर बना है और क्या बना है? 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। 8.2 ग्राम क्या बना है? सोडियम एसिटेट बना है 8.2 ग्राम का। एक बार ये मैं ज़रा सही से लिख दूँ। ठीक है, 8.2 ग्राम का हम लोग का बना है, क्या बना है? 8.2 ग्राम का सोडियम एसिटेट। तो 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट बना है। तो ज़रा यहाँ देखो कि ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स इस तरफ लिख दिए और ये जो प्रोडक्ट है ये कितना है? ये 2.2 है और ये है 0.9 और ये है 8.2। ये चीज़ है। अब हमें बोला गया है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो रिएक्शन है वो एग्रीमेंट में है, मतलब ये फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये कब फॉलो करेंगी? अगर जो LHS है, LHS को ऐड करके और ये है RHS, इन दोनों को ऐड करके अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, 6 + 5 होता है 11। तो इधर क्या आ गया? 11.3 ग्राम आ गया ऐड करके। और इधर क्या आया? देखो 8 अब ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, चलो 8.2, 2.2 और 0.9। तो 9, 10, 11, 12, 13 और कैरी गया 1, 8, 9, 10 और 11। तो इधर भी क्या आया? 11.3। तो इधर भी 11.3 आया और इधर भी 11.3 आया। इधर क्या क्या था? प्रोडक्ट की साइड में हम लोगों का क्या था? प्रोडक्ट की साइड में हमारा सोडियम एसीटेट, ये था सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और ये सोडियम कार्बोनेट था और एक एसिटिक एसिड था। सोडियम कार्बोनेट था, इस तरफ क्या था? सोडियम कार्बोनेट और इधर था एसिटिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और इधर था एसिटिक एसिड और इधर था सोडियम एसीटेट था और इधर कार्बन डाइऑक्साइड था, और है ना। तो इसमें क्या है बच्चों बन रहा है? इधर एक तरफ तो क्या है? ये रिएक्टेंट होते हैं और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो एक तरफ वाला LHS और एक तरफ वाला RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इन दोनों को जब हमने सम किया, इसका सम किया और हमने इसका सम किया, तो आंसर क्या आ गया? दोनों का सेम आ गया। 11.3 हमारा आंसर आ गया। सो आप लोग लिखेंगे सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज़ है हमारी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज़ हमारी आ रही है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा फॉलो यहाँ पर हो गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़
फॉलोड। तो हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यहाँ पर फॉलो हो गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया, आप क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, मतलब अगर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ हमेशा 8 ऑक्सीजन लगेंगी। तो इस तरीके का इनका रेशियो होता है 1:8 का, बाय मास टू फॉर्म वाटर। अगर वाटर फॉर्म हो रहा है ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में होंगी 1:8। ठीक है। वुड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब हम लोगों से ये बोला गया है, हम लोगों से पूछा गया है कि कितनी जो है वो हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कितनी, अगर 1:8 में ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें ये पूछा गया है कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी अगर हमारे पास 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितनी ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होगी। तो देखो आंसर है इसका, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मासेस क्या है, 1:8। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब रेशियो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि भाई रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है हमारे पास 1:8, ये हमें पता है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर 1:8। ये देखो ये सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ समझाने के लिए। 1:8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1:8 है और हमें यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन कितनी है 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी होगी ये बतानी है। हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे 1:8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, और 3:7 को क्या लिखेंगे, 3/x लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर देंगे तो क्या होगा, इधर x जाएगा और 8 3 जा 24। तो कितने ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी 24 ग्राम ऑक्सीजन। 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आ गया समझ आप लोग को क्या क्या कैसा होता है यहाँ पे, इतना तो देखो आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने रेशियो में लिखा है। रेशियो में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने में, 1:8 में। तो 1:8 को आप लोग क्या लिखोगे, 1/8 लिख लोगे। और हाइड्रोजन जो है 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? तो law of conservation of mass का कौन सा डाल्टन की atomic theory से हमें पता लगता है, तो the postulate of Dalton's atomic theory that is the result of law of conservation of mass is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Atoms cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो किसी भी chemical reaction में ना ही atoms create हो सकते हैं और ना ही atoms को destroy किया जा सकता है। तो यही हमारे डाल्टन का जो है, डाल्टन की थ्योरी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच, तो हमने ना इसमें पेज नंबर 35 भी देख लिया, पेज नंबर 32 और पेज नंबर 35, सिर्फ 32 नहीं है, 32 और 35 दोनों के हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 32 का हम लोगों ने अब लास्ट देख लेते हैं। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को बताता है, तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। तो जो रिलेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर की बात करें, वाटर और हाइड्रोजन का रेशियो जो पानी में रहेगा ना वो हमेशा 1:8 रहेगा। वाटर और हाइड्रोजन का रेशियो, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में हमेशा 1:8 में रहेगा। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ये किस पोस्टुलेट से पता लगता है, तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखो इसका मतलब ये है, सपोज करो ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स में 4 ग्रीन टॉफ़ी हैं और 4 ब्लैक टॉफ़ी हैं और 3 ब्लैक टॉफ़ी हैं, तो आप कितनी भी ब्लैक और ग्रीन टॉफ़ी डाल दो इसमें तो हमेशा ये जो है ब्लैक उसके 4 और 3 का रेशियो हमेशा बना रहेगा। मतलब एटम्स का रेशियो हमेशा बना रहता है, चाहे आप उसमें कितने भी एटम्स कम कर दो और कितने भी ज़्यादा कर दो। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे कहना चाह रही है। आ रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है? रेशियो का मतलब होता है कि इनका प्रपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि वो एक परिवार है, उस परिवार में अगर
4 लड़की है ना, तो 4 लड़कियों के मुकाबले उस परिवार में हमेशा 8 लड़के ही होंगे। चाहे लड़कियां आप 16 कर दें तो 16 × 8 लड़के हो जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब एक प्रपोर्शन में रहेंगे। ये डाल्टन की थ्योरी, आप बस इतना समझ जाओ। पेज नंबर 35 में क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। वेरी टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट 1 एटॉमिक AMU लिखते हैं हम। 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होती है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। बस 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। उस कार्बन के एक एटम का नाम क्या है, उस कार्बन के एटम का नाम है C12। और कोई भी एक एटम किसके बराबर होगा, कोई सा भी दुनिया का कोई भी एटम कार्बन का C12 वाला जो एटम है ना, उसका जब हम 1/12 कर देंगे तो दुनिया का कोई भी एटम उसके बराबर होगा, ठीक है। यही उसका एटॉमिक मास हमेशा रहेगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम का अगर हम लोग 1/12 कर देंगे, मतलब कार्बन 12 के एटम के मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे ना, तो किसी और एटम का आप लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हो। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द, तो वही ना रिलेटिव एटॉमिक मास की कार्बन 12 के रिलेशन में बाकी सारे के सारे एटम्स का कितना मास होगा, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बाकी सारे एटम्स का कितना मास होगा, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन 12 का जो एक एटम है ना उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो बाकी सारे जो जितने भी दुनिया के एटम्स हैं उनके रिस्पेक्ट में उसका एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। इतना समझ लो कि कार्बन 12 के एटम को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो एटॉमिक मास बाकी सब एटम्स का निकल आता है। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12. Relative atomic masses of all elements have been found with respect to the atom of carbon 12. Relative वही है ना कि रिश्तेदारी कैसे निकालते हैं, कैसे जुड़ाव होता है, तो कार्बन दुनिया के बाकी सारे एटम्स का जुड़ाव कार्बन 12 से कैसे है, तो वो हमें इससे पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट नॉट, देखिए थोड़ा सा टफ है, देखिए केमिस्ट्री का ना ये वाला चैप्टर है ना थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला है, बट इतना कुछ नहीं है, हो जाता है 2-3 बार देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई। आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के एटम्स को क्यों नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, ये 109 नहीं है, 10⁻⁹ नैनोमीटर है, ठीक है। एटम इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। इट इज़ मेजर्ड विद 1 मीटर, 1 मीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। देखिए बहुत छोटा होता है इसलिए हम देख नहीं पाते, सिंपल सी बात है ये। कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें देख लिया, अब आगे के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने पेज जो है 35 के भी देख लिए हैं। पहले मैं सोची थी सिर्फ 32 के ही हो पाएंगे, शायद इसमें वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन समझाने हैं, बट हमने देख लिए। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।